So welcome, Sneha ji. If you could unmute yourself. Where is she? Is she there? Yes, she is there. I thought I saw her. Okay. So Sneha ji, thank you so much for joining us today. And yeah, we are looking forward to hear you speak about, is social media falling short in raising awareness of the Bahujan political movement? So please go ahead. Over to you, Sneha ji. थैंक यू प्रियंका। यहाँ पर जो लोग हैं, तमाम लोगों को मैं जय भीम कहना चाहूंगी। नमो बुद्धाय। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो एक चिंतन का विषय है। सभी को हिंदी समझ आएगी? हाँ, यस यस। ओके। तो ये एक चिंतन का विषय है कि एक सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है, उसका जो यूज है, वो बहुजन पॉलिटिक्स को या बहुजन मूवमेंट को क्या कह सकते हैं, स्पीड देने के लिए या फिर उसे मजबूत बनाने के लिए कम पड़ रही है, या फिर क्या दिक्कत क्या हो रही है। तो इसके लिए कुछ बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड को हमने देखना पड़ेगा, कुछ इतिहास के पन्ने पलटने पड़ेंगे कि दरअसल समस्या कहाँ पर है। बहुजन मूवमेंट की अगर हम बात करें या फिर बहुजनों के राजनीतिक मूवमेंट की हम बात करें, तो यह जो मूवमेंट शुरू हुआ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से मानवर कांशीराम साहब तक चला, और अभी भी जिसे बहुजन मूवमेंट कह रहे हैं, उसे बहुजन समाज पार्टी के नाम पर फिलहाल देश के अंदर जो बड़ी ताकत है वो यही ताकत है कि जिसे बहन मायावती को ही नेता के रूप में देख रहे हैं। तो ये जो कारवां चला राजनीतिक मूवमेंट का, इस मूवमेंट का जो बेस है या फिर इसकी जो आधारशिला है, उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसके पीछे कुछ कारण है, और कुछ सामाजिक कारण है और कुछ आर्थिक कारण है। तो सबसे पहले हम जो है सामाजिक क्या कारण है कि हम सामाजिक तौर पर कि आप क्यों मतलब पिछड़े रहे, और इसीलिए हमारा राजनीतिक जो मूवमेंट है वो आगे नहीं बढ़ पाया। और दूसरी एक और जो हमारा विषय था इसी में कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने में हम पीछे क्यों रह गए। तो जैसे कि आप तमाम लोग जो है आना से बिलोंग करते हैं और आप तमाम लोग जानते हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ये इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि 2006 से 2008 के दौरान संयुक्त राष्ट्र के जो पूर्व राष्ट्रपति रहे बराक ओबामा ने सबसे ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया अपनी राजनीति को स्टैंड करने के लिए और अपने आप को राजनीति में एस्टैब्लिश करने के लिए। लेकिन वहीं अगर हम यहाँ देखते हैं भारत के अंदर, तो हम उसमें सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। वो इसीलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया को लेकर अवेयरनेस जो है, उसके लिए सोशल मीडिया की अवेयरनेस को या फिर उसके इस्तेमाल को कैसे किया जाता है, उसके लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। खास तौर पर गैजेट हमारे पास हो तो उसके बाद उसको कैसे इस्तेमाल करना है, ये जो चीजें हैं, इन चीजों को अगर समझ जाते तो हम अपनी मूवमेंट को खड़ा करने के लिए कहीं ना कहीं जो है वो ताकतवर होते, या फिर कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि हमारी सहभागिता होती। लेकिन क्या हुआ कि जिस व्यवस्था से हम आए, तो उस व्यवस्था को पहले समझना पड़ेगा कि क्यों हमारे पास वो गैजेट्स नहीं है, क्यों हमारे पास वो उपकरण नहीं है, क्यों हमारे पास वो साधन संसाधन नहीं है कि जिससे सोशल मीडिया कहो या मीडिया कहो या जिस भी चीजों से प्रचार और प्रसार किया जाता है, वो तंत्र हमारे पास क्यों नहीं है। इसका भी पहले हमें इस सवाल का हमें जवाब ढूंढना पड़ेगा, और इस सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए हमें व्यवस्था समझनी पड़ेगी। इस देश की व्यवस्था, आप जहां से आपकी जड़ें जिस देश में है, उस देश की व्यवस्था, आप आज जहां पर रहते हैं वहां पर आपके साथ जिस प्रकार से व्यवहार होता है उसे मैत्री और भाईचारा का व्यवहार कहते हैं, जिसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। और आप तमाम लोगों की बातें सुनकर मुझे जो बुद्ध के समय में अजात शत्रु ने जिन वज्जियों पर विजय प्राप्त करने की बात कही थी, वो बात मुझे याद आई। और बुद्धा ने जब कहा कि वज्जियों पर
विजयी हासिल नहीं हो सकती, क्योंकि वज्जी जो है वो समय समय पर चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, बात करते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं। और वो तमाम वज्जी जो है वो मुझे आप तमाम लोगों में दिखे, तो मुझे काफी खुशी हुई कि आपके साथ हम जुड़ रहे हैं और बात कर रहे हैं। तो मैं अपने विषय पर लौट कर आ रही हूँ कि सोशल मीडिया को के इस्तेमाल को लेकर जो है वो बहुजन समाज के लोग नहीं पहुंच पाए, तो इसके पीछे कोई कारण होगा। वो कारण क्या है? उस कारण को जब तक नहीं समझेंगे तब तक हमें यहाँ स्टैब्लिश होने में काफी दिक्कतें आएगी, चाहे फिर वो राजनीतिक मूवमेंट में हो, चाहे वो सामाजिक मूवमेंट में हो। इस देश की जो व्यवस्था है एक वर्ण व्यवस्था के तौर आधार पर बनी हुई व्यवस्था रही, जिसे इस देश के कुछ अपने आप को सवर्ण कहने वाले लोगों ने उस व्यवस्था को बनाया। और उसके डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूंगी, आप तमाम लोग जानकार हैं और आप तमाम लोग जानते होंगे। तो जो वर्ण व्यवस्था बनी और जिसमें 4 वर्ण बने, 4 वर्णों में जिन लोगों को अधिकार दिए गए और जिन लोगों को अधिकार नहीं दिए गए, इनका हमने पहले क्लासिफिकेशन कर लेना है। तो जिन लोगों को अधिकार दिए गए उसमें कौन है? उसमें ब्राह्मण है। जिन लोगों को अधिकार दिए गए उसमें कौन है? उसमें क्षत्रिय है, वैश्य है। क्या अधिकार दिए गए? इन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार दिया गया, इन्हें संपत्ति इकट्ठा करने का अधिकार, इन्हें तलवार चलाने का, राजपाट करने का, राजा बनने का, राजनीति करने का अधिकार दिया गया। तो चौथा वर्ण में जो बचा शूद्र, और कुछ जो वर्ण के बाहर रहे, जिन्होंने इस सिस्टम को नहीं माना, इस सिस्टम के खिलाफत की, इस सिस्टम के खिलाफ जिन्होंने विद्रोह किया, वो जो लोग हैं वो बन गए हैं अछूत, जिसे अस्पृश्य कहते हैं, अतिशूद्र कहते हैं। और कुछ जो लोग हैं, कुछ लोगों ने धर्मांतरण कर लिया कि चलो तुम्हारा सिस्टम सही नहीं है, हम इस सिस्टम से, इस वर्ण व्यवस्था के सिस्टम से हम बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। वो लोग जंगल झाड़ी में चले गए और कुछ लोगों ने धर्मांतर कर लिया। तो ऐसे में ये जो सिस्टम ने नियम बनाया, वर्ण व्यवस्था ने जो नियम बनाया, तो सिर्फ इतना नहीं बनाया, अपने लिए पढ़ने लिखने का अधिकार लिया, धन इकट्ठा करने का, पैसा प्रॉपर्टी बनाने का, और अपने लिए जो है पॉलिटिक्स करने का, अपने पास पावर डिस्ट्रीब्यूशन का जो अधिकार है वो उसने अपने पास रखा। सिर्फ इतना ही नहीं किया, इसके अलावा क्या किया? तो इस देश का, जिसको शेड्यूल कास्ट आज की तारीख में कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में कहते हैं, शेड्यूल ट्राइब जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में आदिवासी समुदाय को कहते हैं, ओबीसी देश का बैकवर्ड, इन लोगों को कुछ अधिकार दिए और कुछ नहीं दिए। अधिकार कौन से दिए? इन्हें अधिकार कौन से दिए? इन्हें गंदे काम करने के अधिकार दिए। और दूसरा कौन सा अधिकार दिया? जिन चीजों के लिए, जिन चीजों की जरूरत है, उन चीजों का काम जो है वो उन्होंने ओबीसी को दिया। गंदे काम करने मतलब कि मैला उठाना, लेटरिन, जिसे स्वीपर आप कहते हैं, लेटरिन सफाई करने वाले लोग, ये गंदा काम। अगर किसी के घर में जानवर मर गया तो उससे उठाने का काम कौन करेगा? शेड्यूल कास्ट करेगा। तो अब ऐसे में हम जिस पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, जिस बहुजन मूवमेंट की बात कर रहे हैं, तो उसमें भी हमें ये समझना होगा कि ये आखिर बहुजन कौन लोग हैं, किसे हम बहुजन कह रहे हैं। तो ये बहुजन कहने वाले जो लोग हैं, इसकी एक कंसेप्ट है, और ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है तथागत बुद्धा की क्या कंसेप्ट है कि एक वर्ण व्यवस्था, जिस वर्ण व्यवस्था की हमने अभी बात की, जिसका जिक्र मैंने किया, उस वर्ण व्यवस्था को बुद्धा ने 2 भागों में डिवाइड किया। एक ऐसे कि इस वर्ण व्यवस्था से जिन लोगों को फायदा हुआ वो ऊपर, और जिन लोगों का नुकसान हुआ वो नीचे। तो ऐसे में अगर ये वर्ण व्यवस्था ऐसी है तो बुद्धा ने इसे 2 भाग में डिवाइड किया। कहा इससे कुछ लोगों को फायदा मिला, ये ऊपर के लोग हैं, जिनको नहीं मिला वो नीचे के लोग हैं। इस वर्ण व्यवस्था की वजह से कुछ लोगों को रिजर्वेशन मिला। रिजर्वेशन मतलब ये आरक्षण नहीं, सवर्णों का आरक्षण, जिसे संपत्ति इकट्ठा करना जिसे कह लिए, और जिसे धन इकट्ठा कहना, राजनीति करना, राजपाट करना, अपने पास कंट्रोलिंग पावर रखना, वो आरक्षण। तो वो चीजें जो है उसे बुद्ध ने क्लासिफाई किया और फिर बताया कि इसमें से तो ये जो लोग हैं जिन्हें फायदा हुआ वो तो कुछ ही लोग हैं, मतलब कि ज्यादा संख्या वाले लोग नहीं हैं। अब जो जिनको तकलीफ है, जिनकी समस्याएं हैं, दुखी है, वो कितने लोग हैं इस व्यवस्था से, इस वर्ण व्यवस्था से। हम ऐसा मानते हैं कि ये जो पेन है ये वर्ण व्यवस्था है, और इसके ऊपर जो कुछ लोग हैं
जो थोड़े से लोग हैं, इसे बुद्ध कह रहे हैं कि इनको फायदा हुआ है, और जो ज्यादा संख्या वाले लोग हैं इन्हें फायदा नहीं हुआ है, बल्कि इन्हें दिक्कतें हुई है। क्या दिक्कतें हुई हैं? तो हजारों हजारों सालों से इनके घरों में क्या हुआ, पढ़ाई लिखाई नहीं गई, इन्हें ज्ञान नहीं मिला, इन्हें जानकारी नहीं मिली, ये एजुकेशन से बहुत दूर रह गए। बुद्धा ने दूसरा बताया कि ये लोग दुखी है क्योंकि जाति आधारित इनके साथ उत्पीड़न होता है, उन जाति के आधार पर इन्हें अपमानित किया जाता है, जाति के आधार पर इनके साथ जो है छुआछूत होती है। बुद्ध ने एक और रीजन बताया कि ये जो लोग हैं इनको और क्या दुख दुख क्या है, और कौन सी तकलीफें हैं? तो बुद्धा ने बताया इनकी सामाजिक तकलीफें हैं, इनके साथ कोई भी भाईचारा से बर्ताव नहीं करता, मैत्री करुणा का अभाव है, मैत्री नहीं है इन लोगों के बीच, इन लोगों के बीच करुणा नहीं है, इनको इन लोगों को इनके दुख से कोई दर्द नहीं होता, ये एक दूसरे से घृणा करते हैं। तो बुद्ध को समझ में आया कि यहाँ ना इक्वालिटी है, ना ही कोई संवेदना है, ना ही कोई सेंसेशन है, ना ही ब्रदरहुड है, और ना ही इनके साथ जस्टिस होता है। तो ये जो लोग हैं ये कम लोग हैं, और ये लोग जो है ये ज्यादा लोग हैं। तो बुद्धा ने एक आंदोलन चलाया, और उस आंदोलन में उन्होंने अपनी टैगलाइन दी, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। बहु इट मींस मोर नंबर ऑफ पीपल, ज्यादा से ज्यादा लोग, और बहुजन हिताय, ज्यादा से ज्यादा लोगों का सुख हो जाए, उनके हिताय मतलब कि उनका अच्छा हो जाए, उनका मंगल हो जाए। ये टैगलाइन के तहत बुद्धा ने अपना मूवमेंट शुरू किया, और उन लोगों को जो लोग तकलीफ में रहे, जाति के नाम पर, वर्ण के नाम पर और धर्म के नाम पर जिन्हें तकलीफें रही, वो परेशान रहे, उन्हें अध्यात्म नहीं समझ रहा, उन्हें ज्ञान से दूर रखा गया, उन लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। तो बुद्धा ने सबसे पहले इनको इकट्ठा करने के लिए एक सिस्टम बनाया, और उस सिस्टम में एक जो मेन एसेट्स रहे बुद्धा के, वो रहा मीडिया। तो आपको लग रहा होगा कि बुद्धा के समय में मीडिया कहाँ से आया? मीडिया इसका मतलब ये है कि कोई माध्यम जिसके माध्यम से हम एक जन की बात को दूसरे तक पहुंचा सके, कोई भी आइडियाज है, कोई थॉट है, उसे शेयर कर सके। तो बुद्धा ने ये शेयर करने का जो असेट्स है वो उस मीडिया को तैयार किया। उस मीडिया को बुद्धा ने जिस मीडिया का यूज किया वो है ओकल मीडिया। तो बुद्धा ने अपने समय में ओकल मीडिया बनाया, और ओकल मीडिया बनाने के लिए उन्हें किस चीज की जरूरत पड़ी? उन्हें एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ी। ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाया किसका? भिक्षुओं का। एक भिक्षु संघ बनाया, और पूरी दुनिया के अंदर इतना बड़ा ऑर्गेनाइजर कोई नहीं है जितना बड़ा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जो गुरु है तथागत बुद्ध, वो है। तो बुद्धा से बड़े ऑर्गेनाइजर दुनिया में नहीं हुए। उन्होंने इतना बड़ा संगठन भिक्षुओं का बनाया, किस लिए? ओकल मीडिया के लिए, कि लोगों को उनके हितों की बात कैसे पहुंचाई जाए, लोगों को उनके सुखों की बात, उनके मंगलमय बात जो है वो उसे कैसे पहुंचाया जाए। इसके लिए बुद्धा ने इस ओकल मीडिया का इस्तेमाल किया। तो प्रचार और प्रसार की अगर हम बात करें तो कई कहानियां घड़ी जाती है, जिसे ये कहा जाता है कि अकबर और बिरबल आप लोगों ने सुना होगा। तो अकबर और बिरबल में एक बात छिड़ती है कि विचार ज्यादा महत्वपूर्ण है या प्रचार। तो अकबर बिरबल की इस वार्तालाप में, जब अकबर जो है वो राजा है और वो तमाम लोगों से एक सर्वे करवाता है, पूछता है कम से कम उन लोगों से जो इसके जानकार हैं कि भैया विचार इंपॉर्टेंट है, थॉट इंपॉर्टेंट है, या फिर इसका प्रचार इंपॉर्टेंट है, या इसका प्रोपेगेंडा करना इंपॉर्टेंट है। तो 100 में से 99% जो लोग हैं वो लोग कहते हैं कि थॉट इंपॉर्टेंट है। थॉट अगर अच्छा होगा तो उसका प्रोपेगेंडा होना चाहिए, नहीं तो नहीं। ऐसे 99% लोग कहते हैं। लेकिन जब बिरबल का नंबर आता है, बिरबल एक ऐसा पात्र है, ऐसा कैरेक्टर है जिसे बुद्धिमान के तौर पर देखा जाता है। हालांकि इसे जब हम इन कथाओं में अगर देखते हैं तो बिरबल एक ब्राह्मण कैरेक्टर दिखाई देता है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस, द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी कि बिरबल क्या कह रहा है? बिरबल कह रहा है कि थॉट इंपॉर्टेंट नहीं है,
प्रोपोगंडा इंपॉर्टेंट है। आप कितना उसका प्रचार करते हैं, आप उसका कितना उसको कैसे बयां करते हैं, कितना बखान करते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। ऐसे में अकबर को ये लगा, जो कि राजा है, उससे लगा कि 99% जो लोग हैं वो सही है, और जो 1% में जिसमें बिरबल का नाम शामिल है वो गलत है। क्योंकि हम इस देश के अंदर भी लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जो सरकारें बनती है वो 99%, मतलब कि ये नहीं कह सकते ज्यादा संख्या वाले लोग बनाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तमाम ज्यादा से ज्यादा संख्या वाले लोग जिन्होंने सरकार बनाई, जैसे कि आज चल रही है बीजेपी की सरकार, और वो सेकंड ट्रिप में भी वो बहुमत में आते हैं, या फिर जोड़ जंतर करके या एडजस्टमेंट करके भी आते हैं, अलायंस करके भी आते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार बनाने वाले लोग जो है वो बुद्धिमान ही हो। तो बिरबल ने कहा कि नहीं, प्रोपेगेंडा इंपॉर्टेंट है, जितना आप बखान करेंगे, जितना आप बताएंगे, जितना आप बयां करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में राजा को लगा कि ये गलत है, क्योंकि इसकी संख्या कम है। तो हमारी जनरली ऐसी आदत होती है कि जो ज्यादा लोग जहां पर चलेंगे वो सही रास्ता है, जिस रास्ते से ज्यादा लोग चलेंगे हमें लगता है कि वो सही रास्ता है, और जब हम अकेले पड़ जाए, हम अकेले चल रहे, तो हमें लगता है कि मैं कहीं गलत हो गया हूँ। और यही चीज जो है वो अकबर को लगी कि बिरबल गलत हो सकता है, क्योंकि वो अकेला है और ज्यादा संख्या वाले लोग जो कह रहे हैं वही सही होगा। तो ऐसे में अब उसको प्रैक्टिकली ये प्रूफ करवाना था कि प्रोपेगेंडा इंपॉर्टेंट होता है और थॉट नहीं। थॉट से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रोपेगेंडा होता है, प्रचार प्रसार होता है। इसके लिए बिरबल ने एक जूता बनाया, और वो जूता एक इतना बड़ा बना, 5 से 6 फीट का उसने जूता बनाया। रात को उसने अपने साथी से कहा कि चुपचाप जो है वो कहीं चौराहे पर लगा दो। लगाने के बाद उसने कहा कि बस एक बात कह देना किसी से कि रात को जो है भगवान जी आए थे और मिलकर गए, सब मिलकर गए मुझे, लेकिन अपना जूता जो है वो यहीं भूल गए। एक आदमी को उन्होंने बताया कि ऐसे भगवान आए, जूता भूल गए, मुझसे मिलकर चले गए। ये बात जब अकबर को पता चलती है, राजा को पता चलती है, तो राजा को इस बात से दुख होता है कि जब अगर कोई भगवान है और जब आया तो उसका मिलने का काम किसको था? मुझे, क्योंकि मैं राजा हूँ। लेकिन वो आकर किसी भी एक जूता बनाने वाले व्यक्ति को, किसी चमार को मिलकर जाते हैं, मुझे नहीं मिलकर जाते। उसको दुख हुआ और वो भी जूता भी भूल जाते हैं। ये बात तब पूरे गांव के अंदर ही नहीं, पूरे राज्य के अंदर बहुत फास्ट तरीके से पहुंची। लेकिन वो क्या था? वो फॉल्स इंफॉर्मेशन थी। वो जूता किसने बनाया था? बिरबल ने बनाया था। क्यों? क्योंकि वो प्रूफ करना चाहता था कि प्रोपेगेंडा गलत भी हो सकता है, लेकिन वो जितना होगा वो उतना ताकतवर होगा। तो ऐसे में लोग जो है वो यही कह रहे थे कि वो भगवान का जूता है, और वो आकर मिलकर चले गए। और जब इस बात की चर्चाएं शुरू हुई और ये बात राजा तक पहुंची, तो राजा ने बहुत बड़ी सभा बुलाया, और जिसको मिलकर गए, जिसने कहा कि मुझसे मिलकर गए, उसे सजा सुनाई। और अपने तमाम दरबारियों के सामने उन्होंने कहा कि ये जो ये इस बंदे को भगवान जी मिलते हैं, मुझे नहीं मिलते, इस गरीब चमार को क्यों मिलेंगे? ये झूठ बोल रहा है, या फिर ऐसा हुआ है तो भगवान जी मुझे क्यों नहीं मिले? इस पर विचार होना चाहिए, इस पर विमर्श होना चाहिए। तो ऐसे में वो घबरा जाता है। वो कहता है कि भैया मुझे कोई भगवान जी नहीं मिले। दरअसल ऐसा हुआ कि बिरबल ने मुझे जूता बनाने के लिए कहा और मुझे छोड़ने के लिए कहा। उसके बाद ये 3 लाइनें उन्होंने मुझे रटवा दी, और ये मैंने जैसे एक जन को कहा तो वैसे ही वो तमाम लोगों ने उस बात को रिपीट किया, और वो फॉल्स इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत ही तेजी से फैली, और इतनी फैली कि राजा को मीटिंग बुलानी पड़ी, विमर्श करना पड़ा। तो ऐसा बिरबल ने क्यों किया? इसके लिए फिर बिरबल को बुलाया जाता है। तो बिरबल ये कहता है मैंने ये इसलिए किया क्योंकि आपको जब मैंने कहा कि थॉट से ज्यादा प्रोपेगेंडा महत्वपूर्ण है, तो आपने मुझे जेल के अंदर डाल दिया, आपने मुझे सजा सुनाई। अब मैं यही बताना चाहता था कि प्रोपेगेंडा कितना इंपॉर्टेंट है। प्रोपेगेंडा इसीलिए इंपॉर्टेंट, चाहे फिर वो गलत ही क्यों ना हो, वो प्रोपेगेंडा इसीलिए इंपॉर्टेंट है, उसी से विचार जो है वो जमीन पर बने रहते हैं। बुद्धा भी यही कहते हैं कि जो विचार है वो एक पौधे की तरह है, और उस पौधे को
आपको प्रचार और प्रसार का पानी देना पड़ेगा। अगर आप उसमें प्रचार और प्रसार का जो है पानी नहीं डालेंगे, तो जिस प्रकार पौधे मुरझा जाते हैं, उस प्रकार विचार भी जो है वो मूर्छित हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं, वो किसी काम के नहीं होते हैं। तो इसीलिए प्रोपेगेंडा पर बुद्धा ने काम किया, उसे उस अपने विचार को स्टैब्लिश करने के लिए प्रचारक बनाए, भिक्षु संघ को ट्रेनिंग दी और वो भिक्षु संघ समाज में जाकर काम करने लगे। और वही चीज जो है इस प्रोपेगेंडा को लेकर ही अगर हम बात कर रहे हैं, तो वही चीज हमें इस कहानी में भी समझ में आती है कि ये कितना महत्वपूर्ण है। बुद्धा के विचार में भी ये बात समझ में आती है कि विचार अच्छा है, लेकिन वो कब पता चलेगा बुद्धा का विचार अच्छा है? वो कब पता चलेगा? जब बुद्धा के विचार को हम बयां करेंगे, हम शेयर करेंगे, हम बताएंगे। अगर बुद्धा के विचार का बखान नहीं हुआ तो क्या कहेंगे? बुद्धा के विचार को गलत तरीके से लोग जो है वो बताना शुरू कर देंगे, और जो अच्छा विचार है वो नहीं बता पाएंगे। अब यही जो है, अब सोशल मीडिया का जो काम हो रहा है वो भी फॉल्स इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करने के लिए हो रहा है, और उसमें हम लोग कम इसलिए क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम संसाधनहीन लोग हैं, क्योंकि व्यवस्था ने हमें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया। आज जिस साक्षरता की जो आंकड़े हमें दिख रहे हैं 2011 के सेंसस के अनुसार, 2011 के सेंसस के अनुसार, वो क्या कहते हैं? वो कह रहे हैं कि 74% भारत के अंदर जो एजुकेटेड लोग हैं। लेकिन जब आप उसमें ग्रेजुएट ढूंढेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ओरिजिनल आंकड़ा कितना है। ये जिन्हें साक्षर कह रहे हैं, ये साक्षर, इस देश का जो गवर्नमेंट है वो साक्षर किसे कह रहा है? जिसे ओनली साइन करते आता है, अपना नाम लिखना आता है, बट ये साक्षर नहीं है। हमें क्या चाहिए? अच्छे और बुरे की समझ करने वाले लोग। महात्मा ज्योतिराव फुले कहते हैं कि जिसे अच्छे और बुरे में समझ करने की, अगर फर्क करने की समझ आ गई, वही सही मायने में शिक्षित है। जो सही न्याय और अन्याय को समझ ले, वही सही मायने में शिक्षित है। लेकिन क्या हो रहा है, जिन आंकड़ों को हमें बताया जा रहा है कि इंडिया के अंदर इतना एजुकेशन का जो परसेंटेज है वो 74 है, तो उसमें हमें छांटना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी के जानकार कितने हैं, सामाजिक समझ को रखने वाले कितने हैं, उसमें भी खासकर दलित, आदिवासी और पिछड़ों की मुद्दों की समझ रखने वाले कितने हैं। इनकी अगर हम जानकारी लेते हैं तो वो हमें कहीं भी परसेंटेज में नजर नहीं आएगी, काफी कम नजर आएगी। तो ये लिटरेसी का ही मामला नहीं है, ये वेल एजुकेशन का मामला है, और इसमें हम लोग जो है वो पीछे हैं। आजादी के 75 साल के बाद भी मैं ये बात कह रही हूँ, सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते हम जब भी समाज में काम करते हैं तो हम हमारे उम्र के जो लोग हैं उनके माँ बाप से मिलते हैं, उनके पेरेंट्स से मिलते हैं। तो उन पेरेंट्स का जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं और फिर उनसे बातचीत करते हैं, तो वो सामाजिक समझ को लेकर सिर्फ इमोशनल होते हैं। लेकिन सही हो रहा है, गलत हो रहा है, ये प्रोपेगेंडा गलत है, ये जो मैसेज फैल रहे हैं या फिर ये जो चीजें हो रही हैं मीडिया के माध्यम से हो, या फिर जनरल लोग जो कह रहे हैं कहीं सुनी बातों को, उनके माध्यम से लोग कह नहीं पाते, लोग समझ नहीं पाते। इसी से समझ आता है कि अभी तक बहुजन समाज के लोगों की समझ उतनी ब्रॉड नहीं हो पाई, या फिर उतनी ताकतवर नहीं हो पाई है कि वो हो रहे अन्याय के खिलाफ बोल सके। दूसरी बात, बराक ओबामा का उदाहरण मैं फिर से लूंगी। बराक ओबामा ने अपने टाइम पर, जब उन्हें राष्ट्रपति चुनाव जीतना था, तो उन्होंने जिस सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया उसमें से खासकर उन्होंने ट्विटर का बहुत इस्तेमाल किया, उन्होंने पॉडकास्ट का इस्तेमाल किया, माई स्पेस का इस्तेमाल किया, यूट्यूब, फेसबुक का भी इस्तेमाल किया। और ट्विटर भारत के अंदर जो लोग हैं वो कितना इस्तेमाल करते हैं? तो भारत के अंदर जो लोग हैं वो दो से ये कह सकते हैं कि 2.5 करोड़ भी लोग जो है वो ट्विटर इस्तेमाल नहीं करते। जिसे आप जिसे मिलियन कहते हैं, उसमें 23.6 मिलियन जो लोग हैं, वही उतने ही लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं। देश की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है? तो लगभग 130 करोड़ के ऊपर है और 150 करोड़ के बीच में। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन वाले देश में
जिसे मान्यवर कांशीराम साहब कहते हैं कि 85% लोग हैं, बुद्धा कहते हैं ये तो बहुजन है, बहुत लोग हैं। इन लोगों में कितनी संख्या है? तो सिर्फ 2.25 करोड़ लोग जो है वो ट्विटर हैंडल करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो लोग कर रहे हैं वो बहुजन समाज के लोग उतने नहीं हैं। ये जो कर रहे हैं वो लोग हैं जो पहले से अवेयर है, जिन्हें पहले से 5,000 सालों से जिन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार मिला, जिन्हें समझ मिली कि इस देश के अंदर कैसे जिया जाता है, जिन्हें पहले से मान सम्मान मिला, वो तमाम लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में ट्विटर हैंडल करते हैं। बहुजनों के जो लोग हैं, बहुजन समाज के लोग आज की तादाद में ट्विटर पर आ रहे हैं। बराक ओबामा ने 2006, 2007 और 2008 में ट्विटर का जमकर इस्तेमाल किया अपने प्रोपेगेंडा को बढ़ाने के लिए, अपनी नीतियों को बताने के लिए, अपने राजनीति को समझाने के लिए। दूसरी बात पॉडकास्ट 2003 में इन्वेंट हुआ और उसके बाद सडनली जो भारत के बाहर जो है उन लोगों ने इस्तेमाल किया, और उसमें खासकर बराक ओबामा का बार बार मैं एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि वो भी उन्हें ब्लैक पर्सन के रूप में देखा जाता है, और उनका इस प्रकार से उभर कर आना और एक वो क्या कह सकते परिवर्तनवादी विचारों को एस्टेब्लिश करने वाले चेहरे के रूप में उन्हें देखा जाता है। तो उन्होंने पॉडकास्ट का इस्तेमाल किया। पॉडकास्ट जिसे हम पहले के जमाने में भारत के अंदर जिसे रेडियो कहते हैं, सुन सकते हैं, ऑडियो होता है, और अभी तो कुछ विजुअल भी आने शुरू हो गए। तो पॉडकास्ट का इस्तेमाल वहां पर जोरों से हुआ, लेकिन भारत के अंदर आज भी पॉडकास्ट को उतना नहीं देखा जाता। अभी अभी कुछ इसी सालों में ये कह सकते हैं कि कोरोना काल के बाद पॉडकास्ट लोगों को पता चला, इंट्रोड्यूस हुआ, और आम लोग जो है पॉडकास्ट का इस्तेमाल करने लगे। तो ऐसे में गैजेट जिनके पास है वो लोग इस्तेमाल करेंगे, और गैजेट जिसके पास नहीं है वो कहाँ से पॉडकास्ट चला लेगा। तो समस्या हमारी ये है कि साधन संसाधन ही समाज के अंदर नहीं है। तो या तो हमें साधन संसाधन जुटाने के लिए भी काम करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ अपनी राजनीति को भी एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। तो हमारी लड़ाई हो जाती है डबल, और इसीलिए हमें कामयाबी जो है वो जल्दी नहीं मिलती। हमें कामयाबी के लिए हमें वेट करना पड़ता है, और बेशक करना पड़ेगा, क्योंकि हम 5,000 सालों की गुलामी से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, और तकलीफें जो है वो बर्दाश्त कर रहे हैं। फिर उन्होंने यूज किया माई स्पेस। बराक ओबामा ने माई स्पेस का इस्तेमाल किया, और आज की तारीख में बहुजन समाज को माई स्पेस पता नहीं है कि माई स्पेस क्या होती है। यूट्यूब की अगर हम बात करें तो आज बहुजन समाज के लोग अब 2022 और 23 में यूट्यूबर्स की संख्या दिखने लगी है। और मैं आपको इस मौके पर ये बताना चाहूंगी कि सबसे बड़े ब्लॉगर, बहुजन ब्लॉगर तथागत लाइव है। तथागत लाइव ने इतना ये कह सकते हैं कि इतना ज्यादा प्रचार प्रसार किया, लोगों को मोटिवेट किया कि यूट्यूब पर आए। और तथागत लाइव के जो फॉलोअर्स हैं वो तमाम लोगों में से कई लोग जो है वो यूट्यूबर बने और यूट्यूब इस्तेमाल करना सीखे। तो अब उसको राजनीति के लिए कहो या फिर अपने मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए उसको क्लासिफाई करना भी काफी कठिन काम है, काफी डिफिकल्ट काम था। उसको भी अब लोग कर रहे हैं। और हाल ही में कुछ 2-3 दिनों के पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी DU के प्रोफेसर है, प्रोफेसर रतन लाल, जो कि अपने आप मतलब सोशल एक्टिविस्ट है, और अंबेडकर नामा से वो भी एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं। तो उन्होंने पहल की, और उन्होंने ये सोचा कि जो भी देश के अंदर कहो जो अम्बेडकराइट बात करे, अपने यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उन लोगों को इकट्ठा किया जाए। तो द न्यूज वीक ने इसके लिए पहल की, और न्यूज वीक ने सब लोगों को बुलाया, और तब जाकर हमें ये समझ आया कि 100 लोग, हम बहुत मुश्किल से 100-150 लोग जो है मुश्किल से यूट्यूबर जो बहुजन राजनीति की समझ रखें, बहुजन आंदोलन की समझ रखें, ऐसे 150 यूट्यूबर जो है वो एक छत के नीचे पहली बार आए। तो जब हम उंगलियों पर गिनने वाले लोग हैं, और उसमें भी जो तमाम लोग हैं वो इन चीजों को फेस कर रहे हैं। कई लोगों के पास अच्छे उपकरण नहीं है, कई लोगों के पास अच्छे मोबाइल्स नहीं है, कई लोग जो है वो अच्छे कैमरे हैंडल नहीं कर, उनके पास कैमरा नहीं है,
एडिटिंग के जो एप्स है, एडिटिंग के जो सॉफ्टवेयर है, वो उसको रिन्यू नहीं कर पाते हैं। वाटरमार्क से लोग परेशान हैं। इतना ही नहीं, कम्युनिटी गाइडलाइन को लेकर या फिर कॉपीराइट क्लेम को लेकर या कॉपीराइट स्ट्राइक को लेकर भी समझ नहीं है, लेकिन वो बहुजन आंदोलन की बात कर रहे हैं। तो इसमें भी हमारी जो संख्या है वो कम है। समाज में समाज वही अगर आप दूसरी तरफ देखें तो सवर्णों के जो ब्लॉगर्स हैं, सवर्णों के जो चैनल्स हैं, उन चैनल को देखिए तो उनका रिच देखिए, नाम से ही उनको रिच मिलता है। तो मतलब आपके नाम में भी गड़बड़ी है। अगर क्यों गड़बड़ी है? क्योंकि मनुस्मृति कहती है कि आपके जो नाम है वो कैसे होने चाहिए, वो गरीब के जैसे, उसमें उस नाम में गरीबी दिखे, उस नाम में गुलामी दिखे। तो ऐसे में समझ जाते हैं लोग कि यार ये बहुजन आइडियोलॉजी की बात कर रहा है। तो ये जो है वर्ण व्यवस्था के नीचे वाले हिस्से में, मतलब तकलीफ वाले लोग हैं, इन्हें तकलीफ में रखना चाहिए। और वही अगर कोई सवर्ण ब्लॉगर है तो उसे ऑटोमेटिकली रीच मिलता है, शैडो बैन उनके चैनल्स नहीं होते हैं। तो कुछ टेक्निकल चीजों में भी हम लोग पीछे पड़ जाते हैं, और कुछ हमारे साधन संसाधन जो है, जो जिसे इकोनॉमिकल फैक्टर हम क्या कह सकते हैं, उसमें भी हम पीछे पड़ जाते हैं। फेसबुक का इस्तेमाल जो है वो भारत के अंदर सबसे ज्यादा होता है, और लगभग 34 करोड़ लोग फेसबुक इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसमें भी जो फेक अकाउंट जो होते हैं, उसका ज्यादा इस्तेमाल किसने किया है? आम आदमी पार्टी ने किया है। किसने किया है भारत के अंदर? कांग्रेस ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और इन तमाम लोगों ने जो है मीडिया का फेसबुक का इस्तेमाल कर, मीडिया का तो किया ही, लेकिन इन सोशल मीडिया का भी गलत इस्तेमाल किया। फॉल्स प्रोपेगेंडा, फॉल्स न्यूज, फॉल्स खबरें, फॉल्स स्टेटमेंट, इनको उन्होंने चलाया इमेज बनाकर या फिर खबरें बनाकर। ऐसे कई न्यूज चैनल्स हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से या कहीं फेसबुक लाइव के माध्यम से गलत इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करते हैं। लेकिन हम कहाँ हैं? हम कहाँ हैं? हम फेसबुक का इस्तेमाल, हमारे जो लोग हैं वो अभी अभी करना सीखे हैं। उन्हें अगर उन्हें ब्यूटीफुल भी लिखना हो, किसी के स्टेटस पर रिप्लाई भी करना हो, तो वो ब्यूटीफुल की स्पेलिंग ठीक से नहीं लिख पाते हैं। ये भी हमारा ऑब्जर्वेशन है। तो ऐसे में मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं निगेटिविटी नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हमारे ये एक हमारा फेस है, इस फेस को भी हमें देखना पड़ेगा। हम ये फेस देख रहे हैं कि हमारे लोग मीडिया में आ रहे हैं, हमारे लोग बोल रहे हैं, लेकिन एक ऐसा भी फेस है जो एजुकेशन सिस्टम से काफी दूर है, जो मीडिया के सिस्टम को अभी नहीं समझ पा रहा है, सोशल मीडिया के को कैसे हैंडल किया जाता है ठीक से नहीं समझ पा रहा। बकायदा वही चीज अगर हम सवर्ण आंदोलन के लोगों में देखें, चाहे फिर वो आरएसएस हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, या फिर अभी आम आदमी पार्टी जो नई नई पॉलिटिक्स करना सीखी है, उनको देखो, उनके आईटी सेल्स बने हुए हैं। और वो जो तमाम आईटी सेल है, इन चीजों पर कंट्रोल करता है, पकड़ कर रखता है। चाहे फिर फेसबुक का पेज हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे फिर वो पॉडकास्ट हो। अभी पॉडकास्ट के माध्यम से जो एफएम ऐप आ रहे हैं, उसमें भी वो अपनी विचारों को बताने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन देखिए, मतलब इस देश में यही हुआ है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अंधश्रद्धा फैलाने के लिए होता है, और यही इस देश की शोकांतिका है। जब विज्ञानवाद कहता है, विज्ञानवाद के सामने अंधश्रद्धा टिक नहीं सकती है, पाखंड टिक नहीं सकता है, लेकिन उसी विज्ञानवाद के भरोसे इस देश में अंधश्रद्धा फैलाई जाती है। विज्ञानवाद हमें टीवी देता है, विज्ञानवाद हमें कंप्यूटर देता है, और हमारे लोग कंप्यूटर पर बैठकर एस्ट्रोलॉजी बताते हैं। हमारे देश में कंप्यूटर पर बैठकर आपका भविष्य बताया जाता है। आपके हाथों में अंगूठियां, ये अंगूठी पहनने से आपको पैसा मिलेगा, ये अंगूठी पहनने से आपके घर में खुशहाली आएगी, ये अंगूठी पहनने से आपको कारोबार में अच्छा मुनाफा होगा। तो ये वो लोग काफी सतर्क हैं, वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पाखंड फैलाने के लिए करते हैं। लेकिन हम आज भी उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, ब्रदरहुड और जस्टिस को एस्टैब्लिश करने के लिए नहीं कर पा रहे हैं, अभी भी सक्षम नहीं हो पाए हैं। प्रयास जारी है, लेकिन इसको स्पीड पकड़ने के लिए
और भी कुछ समय लगने वाला है, लेकिन हालांकि हमें मैदान नहीं छोड़ना है, मैदान में हमें डटे रहना है, संघर्ष लगातार करते रहना है। अब मीडिया की बात करें तो यहाँ का जो मेन स्ट्रीम का मीडिया जिसे कहते हैं, मान्यवर कांशीराम साहब उसे मेन स्ट्रीम का नहीं कहते, वो कहते हैं ये मनुवादी मीडिया है, वो इसे बनियाओं का मीडिया कहते हैं। जिनके पास धन है वो मीडिया चैनल खुलते हैं, और जिनके पास और भी ज्यादा धन है उन बिजनेसमैन का बिजनेस बढ़ाने के लिए उनसे पैसा लेते हैं और उनका ही बिजनेस बढ़ाते हैं। तो ये साइकिल लगातार चलती है। ये मीडिया जो है, ये मीडिया 4-5 टाइप में काम करती है, एक प्रिंट में, एक इलेक्ट्रॉनिक में, एक ओकल मीडिया, एक कल्चरल में, और एक सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया के एसेट्स तो हमने बात कर ली है कि सोशल मीडिया में हम पीछे क्यों जा रहे हैं, बिकॉज हमारे पास उस टेक्नोलॉजी के जानकार नहीं है, हम आईटी सेल के बारे में सोच नहीं सकते हैं, हम उतना बड़ा कंट्रोल रूम नहीं दे सकते कि पूरे देश के अंदर जो सही इंफॉर्मेशन है, एटलीस्ट बाबा साहब का कोई थॉट भी अगर हमें स्प्रेड करना हो तो हमारे पास ऐसा कोई एक केंद्र नहीं है कि वहां से वो उस थॉट पर डिस्कशन हो, ये जो थॉट है ये बहुत सही है, इस थॉट से समाज के अंदर ये थॉट सही मायने में जाना चाहिए। ऐसा कोई कंट्रोलिंग हमारे पास नहीं है, ऐसा कोई कंट्रोल सिस्टम नहीं है, ऐसा कोई सेल हमारे पास नहीं है कि हम उस विचार को समाज तक पहुंचाएं। बुद्धा के कई विचार जो है वो गलत तरीके से प्रिटेंड हो रहे हैं और लोग आज भी करते हैं, कहीं पर भी किसी भी विचार में बुद्धा की फोटो लगाकर कहते हैं कि ये बुद्धा का विचार है। तो ये जो हो रहा है, इसके लिए हमें और भी साधन संसाधन जुटाने की जरूरत पड़ेगी। मान्यवर कांशीराम साहब 3 T's की बात करते हैं, तो 1 T जो है, पहला T जो है वो होता है टाइम। अपने सोसाइटी के लिए हमें टाइम देना पड़ेगा, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के लिए, अपने बहुजन मूवमेंट के लिए हमें टाइम देना पड़ेगा। दूसरी बात मान्यवर कांशीराम साहब कहते हैं कि आपको टैलेंट देना पड़ेगा, ये हमारे साधन संसाधन है, तो ये टैलेंट की जरूरत पड़ेगी। तो हमारे टैलेंट जो है वो हमारे टैलेंट कहाँ इस्तेमाल होते हैं, सरकार की पॉलिसी बनाने के लिए, सरकार की जो भी गलत नीतियां हैं, अगर हम सरकार का काम कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारी है, तो उनकी पॉलिसी को स्टैब्लिश करने के लिए, जमीन पर उतारने के लिए हमारा टैलेंट का इस्तेमाल होता है। लेकिन वही टैलेंट जो है वो इस समाज को सक्षम बनाने के लिए भी हो सकता है, ये मान्यवर कांशीराम साहब का मानना था, इसलिए उन्होंने टैलेंट की बात की। मानवर कांशीराम साहब ने कहा कि हम साधन संसाधनहीन लोग हैं, हमारे पास हजारों हजारों सालों से धन नहीं आया, पैसा नहीं आया, हमारे पास एजुकेशन नहीं आया, और इसीलिए एजुकेशन नहीं आने की वजह से हम लोग हैं वो कुछ कर नहीं पाए, आगे बढ़ नहीं पाए, तो उनका आर्थिक स्थिति जो है वो सही नहीं रही। तो मानवर कांशीराम साहब ने तीसरा टी बताया कि ट्रेजर, हमारी जो धन संपत्ति है वो धन संपत्ति में से कुछ भाग हमें सामाजिक साधन संसाधन के तौर पर निकालना पड़ेगा। तो ये इन चीजों की हमारे पास कमी थी, और इन चीजों की कांशीराम साहब के जाने के बाद भी समाज जो है वो इन चीजों को देने के लिए जो कुछ प्रतिशत तैयार हुआ था वो भी आज नहीं दे पा रहा है। बात हम कर रहे हैं फिर इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया की, पहले बात कर लेते हैं प्रिंट मीडिया का क्या है। तो प्रिंट मीडिया में हमारे जो अखबार है, हमारे अखबार कौन से थी, हमारे अखबार बाबा साहब ने निकाले, महात्मा ज्योतिराव फुले ने निकाला, पेरियार ने निकाला, वो हमारे अखबार रहे। लेकिन वो अखबार नहीं चल पाए, उसका भी कारण हमारा क्या था, हम पढ़े लिखे लोग नहीं थे, हम नहीं समझ पा रहे थे कि जिन विचारों को स्टैब्लिश किया जा रहा है, जिन विचारों को वो उन चीजों को ओकल मीडिया के माध्यम से ही प्रचारित किया गया। कि जैसे मान लो बाबा साहब ने कोई विचार बताया, न्यूज़पेपर में वो खबर बनकर आई, तो उस खबर को स्प्रेड करने के लिए हमें वोकल मीडिया मतलब बोलना पड़ा, तब जाके लोगों को वो खबर समझ में आती थी। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि ये नहीं समझ आ रहा है करके बाबा साहब ने ये चीज नहीं की है, बाबा साहब ने फिर भी किया, और एक नहीं कई जो अखबार है बाबा साहब ने निकाले, चाहे फिर वो मुखनायक हो, जनता हो, बहिष्कृत भारत हो, आर्मी शासन करती जमात बनना, ये इस प्रकार के अखबार निकाले, और उसमें से उन्होंने अपना इंटेंशन बताया कि हमें शासन करती जमात बनना है, हम पॉलिटिकल मूवमेंट के लोग हैं। और वो अपने अखबार में और अपने भाषणों में भी कई बार कहते हैं कि हमारा जो लास्ट
उद्देश्य क्या है, तो हमारा लास्ट जो उद्देश्य, आखिरी उद्देश्य हमारा क्या है, तो देश का शासक बनना है। मानवर कांशीराम साहब ने भी यही बात बताई, लेकिन मीडिया के माध्यम से इस बातों का प्रचार नहीं हुआ। ये मीडिया क्या प्रचार करे, तो हम पहले बाबा साहब को देखते हैं। तो बाबा साहब जब मुगनायक का काम कर रहे थे, या अपने अखबारों के माध्यम से इन उन लोगों के लिए बात कर रहे थे जिन लोगों के लिए बात नहीं की गई, जिन लोगों के हक अधिकारों की बात नहीं की गई, जिन लोगों के मान सम्मान की बात नहीं की गई, उनके लिए बात कर रहे थे बाबा साहब। लेकिन क्या कहा जाता है, बाबा साहब को अंग्रेजों के हस्तक कहा जाता है। मतलब वो अंग्रेजों के स्टूजेस के रूप में गांधी जी ने उनका उनका जो है जिक्र किया है कि वो गांधी जी के साथी है। वही दूसरी तरफ ये देखा जाए, वो ये पार्ट अलग है कि गांधी जी अंग्रेजों को अपने भाई बंधु की तरह देखते थे, बिकॉज ऑफ रेशियल। वो अपने आप को जो अपना जो रेश है, अपना जो वंश है, वो अंग्रेजों से जोड़ते थे, वो बात अलग है। तो बाबा साहब ने जो अखबार शुरू किए, उन अखबारों को शाहू महाराज ने भी आर्थिक रूप से मदद की, क्योंकि उनको वो समझते थे कि अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, भले ही वो लोग आज समझने के काबिल नहीं है। तो इसीलिए जो लोग नहीं समझ रहे हैं, फिर भी हमें अब हमारे लोग, कई लोग जो है वो यूट्यूब नहीं देखते, कई गांव में तो नेट ही नहीं चलता है, इंटरनेट नहीं चलता है, नेटवर्क नहीं आता है। छोटा सा डब्बा फोन लेकर जो लोग हैं वो इधर उधर चौक में घूमते हैं, और फिर हेलो हेलो जोर जोर से हेलो कहते हैं, अरे आवाज आ रही क्या, आवाज आ रही क्या, ऐसी बात करनी पड़ती है। तो ऐसे में जिस गांव में बहुजन समाज के लोग रहते हैं, सबसे ज्यादा लोग तो गांव में रहते हैं, तो उनमें ये हालत है। तो ऐसे में काफी चिंता की बात है, और इसलिए मैंने कहा कि ये चिंता का विषय है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अगर हम बात करें, तो सारे के सारे जो पत्रकार हैं, वो जैसे पहले के टाइम में वो क्यों बात करते थे, पहले के टाइम में वो किस लिए बात करते थे, पहले के समय में वो बात करते थे किस धर्मांतर को के खिलाफ बात करते थे। पहले के जो अखबार निकलते थे, गांधी जी का हो या तिलक का हो या फिर मदन मोहन मालवीय का हो, उनके अखबार किस लिए बात करते थे, ईसाई धर्म के विरोध में, धर्मांतरण के विरोध में, ब्राह्मण धर्म कैसे स्थापित होगा, ब्राह्मण धर्म को किससे खतरा है, किसके आंदोलन से, फुले के आंदोलन से कैसे ब्राह्मण धर्म खत्म होगा, कैसे हिंदू धर्म नष्ट होगा, इस बात के मुद्दे बनाए जाते थे। कब, तिलक के जमाने में, गांधी के जमाने में उनकी जो अखबार थे, मदन मोहन मालवीय के। लेकिन वही बात अगर हम अपने अखबारों की बात करें, तो हमारे अखबारों में क्या बताया जाता था कि इन लोगों की हालात कैसे हैं, ये कैसे जीते हैं, ये कैसे खाते हैं, इनके जीवन में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, इन्हें बदलाव की जरूरत है, ये इंसान है, इनके साथ जानवरों की तरह सलूक किया जाता है। तो ये जो सच्चाई है, सच्चाई को बताने के लिए हमारे महापुरुषों ने अखबार चलाया, चाहे फिर वो पेरियार हो, शाहू महाराज हो, महात्मा ज्योतिराव फुले हो, बाबा साहब हो। लेकिन इन्होंने अखबार क्यों चलाया, धर्म को आधार मानकर, धर्म को खतरा बताकर। आज की तारीख में क्या हो रहा है, आज भी वही हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी यही बात होती है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो इस प्रकार बात करता है, महिलाओं के साथ बदसलूकी को भी वो पुरुष का पराक्रम बताते हैं कि नहीं, ये आदमी है, ये मैन है। क्यों, क्योंकि इसने महिला के साथ बदतमीजी से बात किया। तो इस प्रकार की हमारी अखबार, हमारा जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी मीडिया जो है, वो इस प्रकार से अपना रवैया अपनाता है। तो ऐसे में हम यहाँ पर भी नहीं पहुंच पाए, यहाँ पर भी इस मीडिया में भी हमारे पास शून्य है, शून्य। प्रिंट मीडिया में कुछ लोग पहुंचे थे, कुछ अखबार चलते हैं बंद हो जाते हैं, चलते हैं बंद हो जाते हैं। फिर अगर हम बात करें वोकल मीडिया की, बोलने वाले लोगों की, तो अब उनके तरफ जो लोग हैं, कुछ लोग भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, रात दिन जो है वो हरे राम हरे कृष्णा करते रहते हैं, और उसके माध्यम से वो फिर धीरे से जो है वो अपना मनुवादी स्टेटमेंट छोड़ते हैं। चाहे फिर वो उमा भारती जैसे लोग हो, चाहे फिर वो अपनी साध्वी प्रज्ञा जैसे लोग हो, चाकू रखने की बात करती है साध्वी प्रज्ञा, तो ये सांसद है बीजेपी की। तो ये लोग इस प्रकार से बात करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वोकल मीडिया में हमारे लोग नहीं है, हमारे लोग जो है वो कम लोग, जो बात करने वाले जो लोग हैं वो कम है, भाषण देने वाले लोगों की संख्या कम है, बोल नहीं सकते हैं और गलत के खिलाफ भी नहीं बोल सकते हैं। तो इनकी संख्या भी बढ़ानी पड़ेगी।
तब जाकर जो है वो हम मिशन मूवमेंट में थोड़ा ये कह सकते हैं कि हम अपना सहयोग और अपना प्रेजेंस जो है वो हम दिखा पाएंगे। अगर हम कल्चरल मीडिया की बात करें तो जो टीवी के अंदर कुछ चैनल्स होते हैं जहां पर मनोरंजन किया जाता है, उस मनोरंजन में क्या है, आप मनोरंजन में मूवी देखिए, सीरियलें देखिए, उसमें क्या बताया जाता है। उसमें अब एक एग्जांपल मैं बता दूं, एक वेब सीरीज है जिसका नाम पंचायत है। पंचायत देख लीजिए, पंचायत देखेंगे, पंचायत का मतलब होता है पूरी गांव की पंचायत। अब इस देश के अंदर ब्राह्मण जो है वो 3% है, क्षत्रिय जो है 5.5% है और वैश्य जो है वो 6.5% है। कुल मिलाकर ये 15% लोग हैं। गांव में अगर हम कहीं पर भी जाते हैं तो ये हर गांव में 10 घर ब्राह्मणों के नहीं मिलेंगे, क्योंकि इनकी संख्या ही पूरे देश के अंदर 15 है। फिर भी पंचायत इस वेब सीरीज के अंदर क्या बताया जाता है, ये बताया जाता है कि गांव में सरपंच ब्राह्मण, गांव में सदस्य ब्राह्मण, गांव में जो सचिव आ रहा है जिसे ग्राम सेवक कहते हैं, सेक्रेटरी कहते हैं, वो ब्राह्मण, जो ज्ञान दे रहा है वो ब्राह्मण, और फिर एक छोटा सा अछूत, एक चमार, एक भंगी, एक वाल्मीकि, एक एक बंदा। लेकिन ज्यादा संख्या में इस देश के अंदर ओबीसी है, ज्यादा संख्या में शेड्यूल कास्ट है, ज्यादा संख्या में शेड्यूल ट्राइब है, लेकिन ज्यादा संख्या में वो क्या बता रहे हैं पंचायत में, आज भी अगर कोई ब्राह्मण जो है वो चुनाव लड़ ले तो उसके वोट कितने होते हैं। विधानसभा की ही अगर हम बात करें तो ब्राह्मणों के वोट एक बार काउंट करके देखिए तो आपको समझ आएगा कि उनकी संख्या कितनी है। जब उनकी संख्या ही नहीं है लेकिन पंचायत में पूरी पंचायत क्या है, ब्राह्मण है, इसका मतलब वो हमारी मेंटालिटी के साथ खेल रहे हैं, वो हमारी सोच बना रहे हैं कि आप इतने से हैं और हम इतने हैं। बुद्धा ने क्या बताया, हम इतने हैं और वो लोग इतने हैं। लेकिन ये जो कल्चरल मूवमेंट है, जो कल्चरल मीडिया है, वो हमारे दिमागों को तैयार कर रही है। मूवी के माध्यम से, सीरियलों के माध्यम से, बॉलीवुड हो या फिर जो भी यहाँ पर रीजनल जो भी वुड है वो चलते हैं, चाहे साउथ का हो दक्षिण, वो एक चीज बताने की कोशिश करते हैं, सवर्ण जो होता है वो ग्रेट होता है, जो मनुस्मृति ने बताया। तो मनुस्मृति के मैसेज को देने का काम कल्चरल मीडिया कर रहा है। अब जिसे नेटफ्लिक्स कहते हैं, जिसे हम जिसे ओटीटी प्लेटफॉर्म कह रहे हैं, उसमें भी अब ये जो सीरियलें आ रही हैं, जो सीरीज बन रही हैं या जो मूवीज आ रही हैं, उनमें क्या कुछ अलग है, उनमें कुछ अलग नहीं। अब 2-3 जो लोग हैं इस कल्चरल मीडिया में आए हैं, नागराज मंजूड़े जिनका पहला नाम अभी अभी आया, जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, वो कुछ व्यवस्था पर बोल रहे हैं, कुछ मूवी में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। साउथ के अंदर जो है वो पा रंजीता जैसे लोग आए कि जो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसी व्यवस्था है। तो इन मीडिया में हमारे जो लोग हैं, हम उंगली पर हम बता रहे हैं कि पा रंजीता है, नागराज मंजूड़े हैं। मीडिया में अगर यूट्यूब की बात करें तो हम बोलते हैं कि तथागत लाइव है, नेशनल दस्तक है, दलित दस्तक है, न्यूज वीक है, द शूद्रा है। तो ये हमारे पास एक गिनने वाले लोग हैं और उनके पास अनगिनत लोग, जबकि उनकी संख्या कितनी है, कम है। उनकी संख्या कम है लेकिन उनकी राजनीतिक पार्टियां कितनी है, उनकी राजनीतिक पार्टियां 6 है। कितनी है, 6, और वो भी सारी की सारी क्या है, सारी की सारी राष्ट्रीय पार्टियां। बीजेपी किसकी पार्टी है, सवर्णों की पार्टी है, ब्राह्मणों की पार्टी है। गांधी गोलवलकर और हेडगेवार के विचारों की बात करता है। कांग्रेस की बात करें, वो किसके विचारों की है, वो गांधी जी के विचारों की। गांधी जी किसके चेले हैं, गोखले नाम के ब्राह्मण के चेले हैं, मतलब ये भी उनकी ही पार्टी है। अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो लाला केजरीवाल कौन है, बनिया है। क्या बनिया शूद्र में आते हैं, नहीं, वो सवर्ण में आते हैं। वो अपने आप को वैश्य बताते हैं, वो कहते हैं कि हम व्यापारी वर्ग से है, हमें व्यापार करना अच्छी तरीके से आता है। उसके बाद जिसे मार्क्सिज्म कहते हैं, चलो कम्युनिज्म जिसे कहते हैं, तो उसमें भी 2 पार्टियां हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। उसके कौन है, उनके भी उस कम्युनिज्म में, उस मार्क्सिज्म में ब्राह्मणवाद इंक्लूड है, और ये बाबा साहब का अनुभव है, बाबा साहब का एक्सपीरियंस है कि उसमें भी उनका इंक्लूडिंग वो लोग है। तो ब्राह्मणवाद विद मार्क्सवाद और कम्युनिज्म विद ब्राह्मणवाद। तो उनकी राजनीतिक पार्टियां ज्यादा है, वो मीडिया में ज्यादा है, मीडिया में उनका पार्टिसिपेशन ज्यादा है। संसद में जब अगर पार्टियां जब उनकी ज्यादा है तो संसद में सबसे ज्यादा लोग भी उनके जाएंगे।
हमारी कितनी है? हमारी पार्टियां कम है, एक ही है पार्टी फिलहाल, राष्ट्रीय पार्टी तो एक ही है। मीडिया की बात करें तो मीडिया में हम शून्य है, मीडिया में हमारे पास कुछ चीजें नहीं, कुछ असेट्स हमारे पास बचे नहीं है। फिल्म मेकर जो लोग हैं, कल्चरल मूवमेंट को चलाने वाले, डांसर कहो या फिर गीतकार कहो, गायक कहो, प्रबोधनकार कहो, इनकी संख्या कितनी है? बहुत कम है, बहुत। तो इसीलिए जो पार्टिसिपेशन है, तो सबसे पहले इस पार्टिसिपेशन को हमको धीरे धीरे फिलअप करना पड़ेगा, तब जाकर हमारी दिक्कतें जो है वो थोड़ा थोड़ा जो है सवाल होगी। और ये हजारों साल की लड़ाई है। अब मैंने आपको अभी बताया, तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैंने अभी बताया तो कल तुरंत हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि मैंने आज बताई दिक्कतें तो कल सॉल्व हो जाएगी, नहीं, ये धीरे धीरे सॉल्व होगी। और हमको अपना पार्टिसिपेशन दर्ज कराने के लिए एक पीढ़ी का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि एक पीढ़ी का इंतजार जब तक हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जब तक जाएगी नहीं, तब तक हमारा पार्टिसिपेशन हम उसे क्या कहते हैं, उसे आंकड़ों में नहीं बता पाएंगे कि फिलहाल अभी हमारे पास कितने एसेट्स है, कितने साधन संसाधन हम जुटा पाए हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि ये चिंतन का विषय है, और इस चिंतन के विषय पर मुझे लगता है कि मेरा समय भी मुझे कंक्लूड कर लेना चाहिए। तो हम इसे कंक्लूडिंग की तरफ चलते हैं। तो इसीलिए हम सोशल मीडिया में कमजोर साबित हो रहे हैं। सोशल मीडिया कमजोर नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया को हैंडलिंग करने वाले जो लोग हैं, जिनके पास गैजेट है, वो इस्तेमाल करना नहीं जानता, और कुछ लोगों के पास गैजेट ही नहीं है। तो हम जितनी अच्छी खबरें भी बताएं द थिंग के माध्यम से, तो वो चीज जो है जिसके लिए है, जिसकी वो खबर है, जिसके काम की खबर है, वो कहीं दूर दराज गांव में ऐसी जगह बैठा है, वहां नेटवर्क नहीं चलता। ऐसी जगह बैठा है जहां यूट्यूब के लिए काफी बफरिंग होती है, और वो इंतजार में इतने से मोबाइल में, जियो का फोन लेकर इतने से मोबाइल में वो बफरिंग देख रहा है। तो इसीलिए लड़ाई हमारी जो है काफी बड़ी है, और इस लड़ाई की एक ही दवा है, और वो दवा है राजनीति। राजनीति मूवमेंट कैसे मजबूत होगा? तो दोनों एक दूसरे से परस्पर संबंधित है। अगर हम अपना पार्टिसिपेशन हर क्षेत्र में दर्ज करते हैं, लोकतंत्र के माध्यम से हर क्षेत्र में, मतलब संसद के साथ साथ, अब संसद में हम अपना पार्टिसिपेशन दर्ज कर नहीं पाए, तो उसके लिए अब हमें 3 पिलर की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। डेमोक्रेसी के दूसरे 3 पिलर है, वहां हमें अपना प्रेजेंस जो है वो बताना पड़ेगा। बाकी के पिलर कौन से हैं? तो डेमोक्रेसी के 4 पिलर हैं, जिसमें कि फर्स्ट जो हुआ, जिसे हमने संसद बताया, पार्लियामेंट हमारा पहला पिलर है। पार्लियामेंट में हमें जाना है, तो पार्लियामेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें और 3 पिलरों का साथ लेना पड़ेगा। 3 पिलर हमारे कौन से हैं? तो सेकंड हमारा होगा ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी में हमारे लोग नहीं हैं, हमें ब्यूरोक्रेसी में अपने टैलेंट के बलबूते संघर्ष करके वहां अपना प्रेजेंस दिखाना पड़ेगा। और अपना प्रेजेंस, जब तक हम अपना पार्टिसिपेशन दर्ज नहीं करेंगे, तब तक हम पार्लियामेंट की बात भी करना जो है वो उतनी ताकतवर साबित नहीं होगी, क्योंकि काफी कुछ चीजें जो है ब्यूरोक्रेसी मैनेज करती है। काफी कुछ चीजों में ब्यूरोक्रेसी का बड़ा हाथ होता है। चाहे हम कितना भी कह लें कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो इस देश को बनाने के लिए काम करती है, बिगाड़ने के लिए भी काम करती है। और इसीलिए इस देश के अंदर जो है बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होते, ईवीएम से होते हैं। इसमें ब्यूरोक्रेसी का बहुत बड़ा हाथ है। वही तो ब्यूरोक्रेसी में हमें अपने पार्टिसिपेशन दर्ज करना होगा। तीसरी जो बात है, जुडिशरी में हमारा रिजर्वेशन नहीं है। ये कहा जाता है कि जुडिशरी के लिए टैलेंट की जरूरत है, और टैलेंट के लिए रिजर्वेशन वाले जो लोग हैं वो जुडिशरी में नहीं आ सकते। मतलब सवाल या निशान जो है वो SC ST OBC के टैलेंट पर है, बुद्धि पर है, कि आप में अकल नहीं है, आप नहीं कर सकते। इसीलिए जुडिशरी में पार्टिसिपेशन दर्ज करना होगा। वहां रिजर्वेशन नहीं है, तो कैसे जाएंगे? अपनी बुद्धि के बल पर हमको जाना होगा। और अगर हम नहीं गए, तो आज जो बिल्किस बानो के साथ अन्याय हुआ, कल वो हमारे तुम्हारे साथ भी हो सकता है। इन देश के महिलाओं के साथ हो सकता है, इस देश के बहुजन समाज के किसी भी तबके के साथ हो सकता है। क्योंकि बिल्किस बानो, आपको पता होगा, बिल्किस बानो जो है एक मुस्लिम महिला है, उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है। वो प्रेग्नेंट होती है, उस टाइम पे उसकी बच्ची को मार दिया जाता है, और उसके जो गुनहगार है उन्हें जुडिशरी ये कह के छोड़ देती है कि उनका चरित्र अच्छा है।
सोचने की बात है। जो अंग्रेज ये कहते थे कि ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र नहीं होता, वो न्याय देने के लिए सक्षम नहीं है, वो न्याय नहीं दे सकते। लेकिन जुडिशरी में सबसे ज्यादा सवर्णों का कब्जा है और इसीलिए उन्होंने न्याय नहीं दिया बिल्किस बानो को। उसके गुनहगारों को, उसके बलात्कारियों को कहा कि अच्छा चरित्र है। तो सोचिए, जुडिशरी का ये कहना है कि बलात्कार करना अच्छा चरित्र है, इसका मतलब जुडिशरी में हमारे लोगों का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम नहीं हैं, इसीलिए बिल्किस बानो जैसे कई महिलाओं को जो है न्याय नहीं मिल पा रहा है। आज उसका नंबर था, कल हमारा भी हो सकता है। और चौथा जो पिलर है, मीडिया है। तब ये मीडिया की जगह हम सोशल मीडिया को दे रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के लिए हमें ज्यादा साधन संसाधन नहीं लगता है, ज्यादा आर्थिक दिक्कतें नहीं आती है, सैटेलाइट पर हमको नहीं जाना होता, बस एक छोटा सा फोन चाहिए, उसमें इंटरनेट चाहिए और बस बात करने थोड़ा आना चाहिए, सवाल करने आने चाहिए, समझ होनी चाहिए हमारे आंदोलन की, मनुवादियों के आंदोलन की, ब्राह्मणवाद की, जाति की, धर्म की, ये समझ अगर हो गई तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम मीडिया की जगह ले सकते हैं। और ऐसा जो है हमारे लोग इस पर विचार आप कर रहे हैं, ये काफ़ी खुशी की बात है और इस पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए आप तमाम लोगों का काफ़ी धन्यवाद, काफ़ी साधुवाद। और आप तमाम आयोजक जो आना से बिलॉन्ग करते हैं और साथ में ख़ासकर जिन्होंने मुझसे बात करके मुझे ये मौका दिया, वो विवेक चौहान, उनका भी मैं धन्यवाद अदा करती हूँ। कोई दिक्कत है, कोई सवाल अगर आपको लग रहा है कि नहीं समझ आ रहे हैं या फिर मेरी बातों में आपको कोई डाउट लग रहा है, हो सकता है मेरी जानकारी कम हो, तो आप प्लीज़ कह सकते हैं। और वरना मेरी बात जो है वो खत्म हो गई है। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।